हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाजीराम पॉइंटर्स डेली प्रीलिम्स एनालिसिस डेटेड 2 सितंबर। तो पहला आर्टिकल डिस्कस करते हैं। अब देखो, ये बात बहुत पहले से चल रही है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया एक परमानेंट सीट चाहता है। ये तुम अपने मेंस में ही पढ़ोगे, ठीक है। यहाँ पे बस हम यूएनएससी डिस्कस कर लेते हैं कि इसका कॉम्पोजिशन वगैरह कैसे है और क्या है, ठीक है। तो देखो, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, ये वन ऑफ दी 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है। अब ऑर्गन में देखो, ऑर्गन में आते हैं 6, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन पूछोगे तो ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ 5 ही हैं। और छठा क्या है, जो इसका यूएन का सेक्रेटेरिएट होता है, वो इसका एक ऑर्गन भी है, ठीक है। तो 6 ऑर्गन और 5 ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसका काम क्या है, फंक्शन क्या है? फंक्शन है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना। अब इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए क्या कर सकता है, इसके पास कुछ पावर्स हैं। क्या कर सकता है? पीस कीपिंग ऑपरेशंस, जिनको ब्लू हेलमेट्स बोलते हैं, ठीक है, वो भेज सकता है। और इंटरनेशनल सैंक्शन लगा सकता है उन बॉडीज़ पे जो कि इसकी बात नहीं मान रहे हैं। इवन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये मिलिट्री एक्शन को ऑथराइज कर सकता है रेयर केसेस में, ठीक है। और मोस्टली ये चाहता है कि डिस्प्यूट जो हो पीसफुल मीन से सेटल हो जाए। अब इसका कॉम्पोजिशन देखते हैं। अब देखो, इसका कॉम्पोजिशन कुछ ऐसा है कि इसमें 15 मेंबर्स होते हैं। 15 में से 5 जो हैं वो परमानेंट हैं और 10 जो हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। परमानेंट मेंबर्स ये हमेशा रहते हैं, और नॉन परमानेंट मेंबर्स क्या होता है, 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। अब इनको इलेक्ट कौन करता है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ठीक है। अब ये क्या है, जो मैंने यहाँ तुम्हें 6 ऑर्गन्स बनाए थे ना, ये एक बार बता देता हूँ। देखो, पहला होता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, दूसरा हो गया हमारा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा हो गया हमारा इकोसॉक इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, और हो गया हमारा ट्रस्टीशिप काउंसिल हो गया चौथा, ट्रस्टीशिप काउंसिल, और पांचवा हो गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और छठा जो ऑर्गन मैंने बताया तुम्हें कि यूएन का सेक्रेटेरिएट हो गया। तो ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ ये 5 ही हैं। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है वो इलेक्ट करती है इनको हर साल। तो एवरी ईयर क्या होता है कि 2 साल के टर्म के लिए 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स जो होते हैं वो इलेक्ट होते हैं, ठीक है। ये याद रखना है, हर साल होता है इलेक्शन, ठीक है। अब देखो, परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से हैं? बेसिकली जो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जिनके पास ज़्यादा पावर थी वो हैं यूजुअली। अब देखो कैसे याद करना है। पहले तो 2 राइवल स्टेट्स याद कर लो, यूएस और रशिया। ये बड़े बड़े स्टेट्स थे उस टाइम पे भी, तो यूएस रशिया हो गया। बाकी यूरोप का हमारे पास 2 हैं, एक है यूके यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस, और जहाँ यूएस होगा वहाँ चाइना तो होगा ही। तो भी 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। अब परमानेंट मेंबर होने का आपका फ़ायदा क्या है कि आप कुछ डिसीजंस को वीटो कर सकते हो। वीटो मतलब उस आपने अगर मना कर दिया तो वो डिसीजन आगे लिया ही नहीं जाएगा। अब कैसे? देखो, 15 टोटल मेंबर हैं, तो मेजॉरिटी क्या हुई? हमारी 9 लोगों की मेजॉरिटी हुई। तो 9 लोगों का किसी भी डिसीजन को लेने के लिए 9 लोगों का हमें एग्रीमेंट चाहिए। तो अगर वो प्रोसीजरल मैटर है तो कोई भी 9 लोग अगर एग्री कर गए तो वो डिसीजन ले लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो अदर मैटर है, प्रोसीजरल मैटर के अलावा कोई मैटर है, तो उसमें 9 लोगों का हमें एग्रीमेंट चाहिए। बट ये 9 में हमारे जो 5 थे वो परमानेंट मेंबर्स, उन सबका एग्रीमेंट होना चाहिए। अगर एक ने ही मना कर दिया तो ये डिसीजन नहीं लिया जा सकता, ठीक है। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है ये न्यूयॉर्क में। तो ये आर्टिकल जो है ये डायरेक्ट मैप से डिस्कस करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व में अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि 2 स्पॉटेड डियर या चितल की किलिंग हो गई है। तो इसलिए न्यूज़ में है, तो एक बार सारे टाइगर रिजर्व जो यूपी के हैं वो देख लेते हैं। तो देखो, पीलीभीत टाइगर रिजर्व हमारा यहाँ पे है, और इसके ऊपर यहाँ पे है हमारा अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व किसका बफर है, बफर एरिया है? ये बफर एरिया है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का, ठीक है, जो कि उत्तराखंड में है, ठीक। और एक है यहाँ पे हमारा रानीपुर टाइगर रिजर्व, और पीलीभीत के नीचे आएगा हमारा दुधवा टाइगर रिजर्व। तो 4 टाइगर रिजर्व हैं यूपी में। पहला कौन सा हो गया? अमनगढ़, अमनगढ़ के बाद पीलीभीत, पीलीभीत के बाद दुधवा के बाद नीचे जो आ गया वो रानीपुर टाइगर रिजर्व। अब पीलीभीत टाइगर रिजर्व से रिलेटेड हमारा एक यहाँ पे डैम भी है, सादा डैम या सादा रिजर्वॉयर, ठीक है, ये याद रखना। और पीलीभीत जो डिस्ट्रिक्ट है यूपी की, यहीं से गोमती रिवर ओरिजिनेट होती है, गोमत ताल से या फिर फुलहर झील से, और ये जाके मिलती है हमारे गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में, जाके मिलती है हमारी गंगा रिवर से। इंपॉर्टेंट सिटी जिससे ये पास होती है वो है लखनऊ। तो ये जो एनिमल है जो फोटो खिंचा रहा है, इसको बोलते हैं स्पॉटेड डियर। स्पॉटेड डियर या फिर चितल बोलते हैं इसे। चितल इसको बिकॉज जो इनकी बॉडी पे जो स्पॉट्स होते हैं इनकी वजह से इन्हें चितल बुलाते हैं। अब इनका आईयूसीएन स्टेटस क्या है? आईयूसीएन स्टेटस इनका है लीस्ट कंसर्न, और ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। अब सब कॉन्टिनेंट में क्या आ गया? जैसे हमारा श्रीलंका आ गया, पाकिस्तान आ गया, भूटान हो गया, हमारा नेपाल हो गया, उसमें मिलते हैं ये। और ये यूजुअली ग्रासलैंड्स और लेस फॉरेस्टेड, जहाँ फॉरेस्ट थोड़ा कम हो उस एरियाज़ में मिलते हैं। तराई रीजन में तो हमारे मिलेंगे ही, और ये ऑल ओवर इंडिया मिलते हैं। और ये सोशल एनिमल्स होते हैं, हर्ड्स में रहते हैं, हर्ड्स मतलब ग्रुप में, और इनकी जो लाइफ स्पैन होती है 20 से 30 साल होती है।
इनके पास जो ये एंथलर्स हैं ना, ये सिर्फ मेल्स में होते हैं, फीमेल्स में नहीं होते हैं, ठीक है। अब ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि इंडिया नेपाल के बॉर्डर पे रहता है, फुटहिल्स में, हिमालयाज़ के। और शारदा सागर डैम भी बता दिया, गोमती रिवर का ओरिजिन भी बता दिया। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखो, जो तेराई रीजन है ना, जो हमारा इंडो नेपाल बॉर्डर पे मिलता है, उसमें बेसिकली साल के फॉरेस्ट मिलते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि साल के फॉरेस्ट एक इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। और ग्रासलैंड्स यहाँ बहुत टॉल होती हैं क्योंकि हमेशा मार्शी कंडीशंस रहती हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बीमारियाँ ही बहुत फैलती हैं यहाँ पे। बाकी फाउना वगैरह में जो दिया हुआ है, तो इसमें मैं एक चीज़ याद रख लो कि फ्रैंकोलिन याद रखो कि ये बर्ड स्पीशीज़ है। बाकी तो हॉर्नबिल तो पता ही है सबको, तो फ्रैंकोलिन याद रख लो। अब ये आर्टिकल डिस्कस करने से पहले हम झेलम रिवर मैप पे देख लेते हैं, ठीक है। तो ये है हमारी झेलम रिवर, इसका ओरिजिन होता है यहाँ पे वेरीनाग स्प्रिंग से, जो कि है अनंतनाग में, ठीक है। और फिर ये इधर जाके श्रीनगर से होते हुए हमारा पहुँचता है यहाँ पे वुलर लेक के पास, ठीक है। और फिर ये जाके यहाँ पे चिनाब रिवर से मिलती है पाकिस्तान में, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो देखो ये है जो डॉटेड लाइन दिख रही है वाइट कलर की, ये है हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। इसके ऊपर से पीओके, जो ये पीओके वाला रीजन है, यहाँ से राइज होती है हमारी किशन गंगा रिवर, जो कि आके मिलती है इसको यहाँ पे। तो किशन गंगा जो है, ये याद रखना है कि किशन गंगा इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, किशन गंगा, या इसका दूसरा नाम है नीलम, ठीक है। अब देखो ये रहा वेरीनाग, जहाँ से इसका ओरिजिन होता है, और ये देखो डायरेक्टली फीड करती है वुलर लेक को। और एक चीज़ देखोगे यहाँ पे डाल लेक, तो डाल लेक को इसका एक चैनल फीड करता है। डाल लेक डिटेल में मैंने डिस्कस किया था बाजीराम के पॉइंटर्स में, अगस्त वाले में, तो वहाँ से देख लेना, ठीक है। और ये जो वेरीनाग है, ये कहाँ पे लाई करता है, ये पीर पंचल रेंज में लाई करता है, ठीक है। तो पीर पंचल रेंज भी याद रखना है कि एसोसिएटेड है झेलम रिवर से। अब झेलम रिवर पे हमारे डैम कौन कौन से लाई करते हैं ये देख लेते हैं। तो एक हमारा हो गया मंगला डैम, ठीक, मंगला डैम याद रखना है। और दूसरा जो उरी मूवी देखी होगी, तो वो उसका भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट है वो भी इसी पे लाई करता है, तो ये देख लेना है। बाकी ट्रिब्यूटरी मैंने किशन गंगा बताई थी, और दूसरी जो ट्रिब्यूटरी है जो याद रखनी है उसका नाम है कुनहार रिवर, ये भी पीओके वगैरह रीजन में ही रहती है, ठीक। अब देखो ज़ॉम्बी फंगस क्या होता है, ये हमारे ज़रूरी नहीं है, हमारे लिए जानना ज़रूरी है फंगाई के बारे में। तो फंगाई बेसिकली हमारे होते हैं एनवायरनमेंट में, ये डिकम्पोजर्स होते हैं। डिकम्पोजर मतलब जो कि डेड मैटर पे फीड करते हैं, और जब वे फीड करेंगे तो क्या करेंगे, जो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स थे उसको रिलीज़ करते हैं, तो फिर न्यूट्रिएंट्स क्या आ गया, फिर एक साइकिल में आ गया न्यूट्रिएंट, ठीक। तो ये न्यूट्रिएंट साइकिलिंग में हेल्प करते हैं, और ये डिग्रेडर्स का भी काम करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट फंगाई होता है जिसको बोलते हैं माइकोरहिज़ल, ठीक है। ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है अदर प्लांट्स के साथ, ठीक है। तो प्लांट से ये शुगर लेता है और उसको ये न्यूट्रिएंट्स देता है। और फंगस अपना स्प्रेड कैसे करते हैं, फंगस बेसिकली मोस्ट जो फंगस होते हैं वो अपने स्पोर्ट्स के थ्रू स्प्रेड करते हैं। अब ये स्पोर्ट्स क्या होता है, कभी कभी एनिमल्स में चिपक जाता है जाके, तो जैसे इस केस में क्या हुआ, ये एक टैरेंटुला में जाके स्टिक हो गया, अब उसी पे फीड करके उसकी डेथ हो गई, ठीक। और सिमिलरली ये इफेक्ट करते हैं कारपेंटर आंट्स को। अब कारपेंटर आंट्स क्या होती हैं, ये बेसिकली आंट्स होती हैं जो कि वुड के लॉग में अपनी कॉलोनीज बनाती हैं, ठीक है। ये वुड के लॉग में कॉलोनीज बनाती हैं, और टर्माइट से कैसे डिफरेंट होती हैं, टर्माइट क्या करता है, वुड खाता है, ये वुड खाती नहीं है, बस उसको अपनी कॉलोनी बनाने के लिए यूज़ करती है, ठीक है। अब समुद्र प्रताप जो है ये हमारी पहली इंडिजिनस पॉल्यूशन कंट्रोल व्हीकल है। ऐसा नहीं है कि पहले हमारे पास पॉल्यूशन कंट्रोल व्हीकल नहीं थी, बट ये पहली इंडिजिनसली मेड है, और ये ऑयल स्पिल वगैरह को कंट्रोल करने के लिए बनी हुई है, ठीक है। तो पहला बात याद रखनी है कि समुद्र प्रताप जो है ये एक शिप है, ठीक है। कहाँ पे लॉन्च हुआ, गोवा में लॉन्च हुआ, गोवा शिप यार्ड ने ही इसे बनाया भी है, ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। अब देखो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है ये बेसिकली एक सीपीएससी है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, मतलब बेसिकली गवर्नमेंट कंपनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। किसके अंदर है, आती है ये मिनिस्ट्री ऑफ एमएनआरई के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर आती है। इसको मिल गया है नवरत्न का स्टेटस, ठीक है। अभी ये स्टेटस कौन देता है, मिनी रत्ना, नवरत्ना या महारत्ना का स्टेटस कौन देता है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज है, किसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, वो देता है ये। और ये जो स्टेटस है, ये तीनों जो मैंने बताया, ये सिर्फ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के लिए ही है। अब देखो इसका फ़ायदा क्या होता है कि कुछ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो जाता है, कि ये जॉइंट वेंचर्स में आना चाहते हैं, कुछ पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर कुछ कैपिटल रेज करना चाहते हैं, वो इजीली कर सकते हैं। इतना ही जाना सफिशिएंट है, ये निटी-ग्रिटीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इसका क्राइटेरिया इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस ये जान लो कि मिनी रत्ना से अपग्रेड हो सकता है नवरत्ना में, या फिर नवरत्ना डायरेक्टली भी कंपनी नवरत्ना डायरेक्टली भी कंपनी को बोला जा सकता है कि इसका स्टेटस जो है नवरत्न है, ठीक है। ये तो देखो कुछ आर्टिकल काम का नहीं है, ठीक है। ये आर्टिकल तो ऑलरेडी मैंने इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन में 2 सितंबर के बता रखा है, ठीक है, तो वहाँ देख लेना। थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे। ये कुछ काम का नहीं है, ये कुछ काम का नहीं है।